जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, उसे ही हम लोग आगे कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन पे 11/6/2024 को करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। हाँ, आपको मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एक पेड ग्रुप बनाया गया है। उस पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा और उस पेड ग्रुप में ज्वाइन होने का चार्ज है सिर्फ 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 1 मंथ तक इसका पीडीएफ और मेरे द्वारा लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो होते हैं, वो भी आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसका ओरिजिनल पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? ठीक है, देखिए, जल परागन परागन जो है वो अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एक हो गया जल परागन, दूसरा हो जाता है वायु परागन, तीसरा हो जाएगा कीट के द्वारा परागन। मतलब परागन जो है वो अनेक प्रकार से होता है। परागन का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे फूल का लेते हैं, एक नर फूल है और एक मादा फूल है। ठीक है, तो नर फूल से जो है कोई कीट आ, कोई कीट जो है नर फूल पे बैठता है और उड़ते उड़ते यहाँ से फिर वो मादा फूल पे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ का जो परागन यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो गया, इसे ही परागन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जल परागन होता है? तो ऑप्शन जो है इसके अनुसार आपको लग रहा होगा कि कमल, जलकुंभी और हाइड्रिला, ये तीनों जो है आपको जानकारी होगा ही कि जल जल से संबंधित है। लेकिन इसमें से जल परागन जो है वो सिर्फ हाइड्रिला में होता है। किस में होता है? हाइड्रिला में सिर्फ जल परागन होता है। कमल में वायु परागन होता है और जलकुंभी में जो है वो कीट परागन होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जल के द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? जल के द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है हाइड्रोफिलस। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिलस। ठीक है, और हवा के द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है एनीमोफिलस। कीट के द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है एंटेमोफिलस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये सारा पॉइंट जो है मेरे द्वारा जो आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा पेड ग्रुप में, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक और नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी सुन लीजिए। भिन्न भिन्न तरह के परागन मुख्यतः फूल वाले पौधे में ही होते हैं। भिन्न भिन्न तरह के परागन मतलब कि जल से परागन, हवा से परागन, कीट से परागन, ये जो है मुख्यतः जो है फूल वाले पौधे में होते हैं। फूल वाले पौधे के अंतर्गत जो है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही फूल वाले पौधे अधिकतर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का अंतर एक मतलब छोटा सा मायने में आप लोग समझें तो क्रिस्टलीय का मतलब है जिसका कोई आकार होता है। क्रिस्टलीय का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार होता है। अक्रिस्टलीय का मतलब है कि जिसका कोई आकार नहीं होता है। बस इतना ही है। तो बाकी इसमें क्वेश्चन कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो क्वार्टर्ज कांच है। कौन सा है? क्वार्टर्ज कांच। और इसमें अगर आप लीजिए अन क्वार्टर्ज कांच के अलावा आपको हो जाएगा कोयला। ठीक है, फिर हो जाएगा चारकोल। ये सभी जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? देखिए, प्रकाश की चाल निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम अपवर्तनांक की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? अपवर्तनांक की। तो इसमें बोला जाता है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका प्रकाश की चाल जो है वो कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसके प्रकाश की चाल जो है वो कम होगी, यानी न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? एल्कोहल। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक है 1.36। कितना है? 1.36, 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.44। टारपीन के तेल का अपवर्तनांक है 1.48 और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक है 1.47। तो इसमें से जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसके में उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो टारपीन के तेल का अपवर्तनांक जो है इनमें से अधिक है, इसलिए इसमें जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करती है? तो आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था विखंडन। विखंडन जो है सिर्फ एक कोशिकीय जीव में होता है। तो विखंडन जो है जनन विखंडन इस प्रकार का जनन जो है जीव में संपूर्ण शरीर में इकाई के रूप में होता है, एक कोशिकीय या इकाई के रूप में। मुकुलन जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। पिछली क्लास में बताया था, पिछला जो साइंस वाला क्लास था उसमें। तो मुकुलन में जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है।
एक कोशिकीय के अंतर्गत आप ईस्ट का नाम सुने होंगे। ईस्ट जो है एक कोशिकीय है, लेकिन इसमें मुकुलन होता है। और बहुकोशिकीय के अंतर्गत जो सबसे मुख्यतः है वो हाइड्रा है। तो हाइड्रा का नाम भी आपको मैंने बताया था, ये जो है बहुकोशिकीय है और इसमें भी मुकुलन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैबर विधि से उच्च ताप तथा निम्न दाब की जरूरत पड़ती है, गलत है। ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है, ये तो आप सुने होंगे बहुत पहले और आपको याद भी होगा। तो केवल 2 इसमें से जो है वो सही है। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा आपको ml² T⁻⁻1, ml² T⁻⁻1। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? मान अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो है प्लांक नियतांक का मान होता है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नियततापी प्राणियों में टांगे, कान, पूंछ, मुख गर्म क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों में छोटे हो जाते हैं। इस नियम को जो है एलन का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलन का नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नियततापी प्राणी और अनियततापी प्राणी क्या होता है? नियततापी प्राणी के अंदर जैसे मनुष्य आ गया। मनुष्य जो है किसी भी मतलब परिस्थिति के अनुसार अपना तापमान जो है वो मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जैसे मछली हैं, वो अनियत तापी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पानी ही चाहिए, मतलब ठंडा ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे बहुलक जिसे बल द्वारा आसानी से फैलाया जा सके तथा बल हटाने पर जो पूर्ववत आकार ग्रहण कर ले उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? उष्मीय प्लास्टिक। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। वैसे बहुलक जिसे बल नहीं, जिसे उष्मा द्वारा होगा, क्या होगा? जिसे उष्मा द्वारा आसानी से फैलाया जा सके तथा उष्मा हटाने पर, यहाँ पर उष्मा होगा, उष्मा हटाने पर पूर्ववत आकार ग्रहण कर ले तो उसे बोलते हैं उष्मीय प्लास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 ओम यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी विद्युत उपकरण से 5 एम्पीयर की धारा आधे घंटे तक प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उस फार्मूला पे आसानी से बन जाएगा। W = I² RT, ये फार्मूला है, इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻4 जूल। क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻4 जूल। हाँ, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं नोट दूंगा हैंड रिटेन नोट्स पेड ग्रुप में, उसमें आपको ये सॉल्व किया हुआ मिलेगा, वो बनाया हुआ मेरे हाथ से बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मिसाइल सिस्टम तथा रडार का निर्माण करने वाली नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना जो है वो की गई थी वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूरोगिलिया किस प्रकार का उत्तक है? तो न्यूरोगिलिया जो है संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है न्यूरोगिलिया। और तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है कौन? न्यूरोगिलिया जो है तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा को 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन दुगुना होगा यदि अपरिवर्तित हो? देखिए, इसे भी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा और इसका भी सॉल्यूशन आपको जो मैं नोट दूंगा उसमें अच्छे से बनाया हुआ है, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। बाकी मैं नॉर्मली बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है तो आप खुद से बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है चार्ल्स का नियम लगेगा। V समानुपाती T केल्विन का फॉर्मूला लगाना है, V1/T1 बराबर V2/T2 का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि इसको दोगुना कर दिया है तो 2x मान रखना पड़ेगा, फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हुआ? तो जब देखिए, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से, पहले बीच में 4 डिग्री सेल्सियस, अब देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। क्या किया? 0 डिग्री सेल्सियस से इसको 50 डिग्री तक ले गया। आपको पता है, सबसे पहले ये पॉइंट जान लीजिए, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन जो है वो न्यूनतम होगा। जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन जो है वो न्यूनतम होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन न्यूनतम होगा। ठीक है, तो बात सीधा हो गया कि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो पहले घटेगा और फिर 4 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणसूत्र के दो सिरे होते हैं तो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। हाँ बिल्कुल सही है, गुणसूत्र जो है वो एल आकार का होता है। कैसा होता है? एल आकार का होता है, और ये जो है आपस में कभी भी नहीं मिल सकते। ऐसे इस सिरे को लोमोरे करके कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लोमोरे ऐसे कुछ नाम है इसका, ठीक है। ये कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। अगर गुणसूत्र किसी कारणवश टूट जाता है तो टूटे हुए आपस में जुड़ सकते हैं, जुटना होगा, यहाँ पे जुट जाते हैं, तो नहीं जुट पाएंगे, ये गलत है, केवल एक सही है इसमें। किस विधि द्वारा जल उपचारित करने पर इसकी अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? तो परम्यूटिक विधि द्वारा जो है अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है। एक दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण की प्रकृति क्या होगी? देखिए ऑप्शन देखते जाते हैं। समतल दर्पण में आपको पता है कि किसी भी परिस्थिति में समतल दर्पण में समान प्रतिबिंब ही बनेगा, आकार जो है प्रतिबिंब का वो समान ही होगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आपको पता ही होगा। लेकिन एक सिर्फ अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें समान प्रतिबिंब भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, पौधे के पत्ती में स्थित रंध्र के खुलने तथा बंद होने में मुख्य भूमिका होती है किसकी? तो मुख्य भूमिका इसमें जो है परासरण की भी होती है, द्वार कोशिका की भी होती है, पोटेशियम लवण की भी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर इनमें से सभी ऑप्शन में नहीं रहता तो इसका ओरिजिनल रूप से आंसर जो होता है वो द्वार कोशिका होता, इसे भी याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये सब दिया है और यहाँ पे कुछ अन्य दे दिया है तो द्वार कोशिका इसका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निशामक में H2SO4 तथा डैश प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में जो है H2SO4 के साथ साथ प्रयोग किया जाता है NaHCO3। क्या प्रयोग किया जाता है? NaHCO3। नेक्स्ट, एक कार तथा एक मोटर बाइक समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है। अगर उन पर समान मंडल बल आरोपित किया जाता है तो रुकते रुकते दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन तो अपना मेंटली है, थोड़ा सा सोचिएगा समझ आएगा। एक कार और मोटर बाइक, उसकी जो है मतलब स्पीड समान है, एक समान से वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट किया तो एक साथ ही रुकेगा, एक साथ ही एक मतलब जितना दूरी कार तय करेगा उतना ही मोटरसाइकिल भी करेगा। बस ये तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई कब? तो नैनो मिशन की जो शुरुआत की गई वो की गई मई 2007 में। कब की गई? मई 2007 में। क्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? तो क्रम विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुवांशिक विविधता की, प्राकृतिक चयन की और अनुकूलन की, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम प्राप्त होता है। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम प्राप्त होता है। तो सोडियम जो है वो NaCl हो गया, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। विद्युत अपघटन में निगेटिव होता है एनोड पे, इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रक W यानी वाट के समतुल्य नहीं है? तो भी ये तो हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड भी हो जाएगा, A स्क्वायर ओम भी हो जाएगा और V स्क्वायर ओम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये वाट के समान नहीं है। नेक्स्ट है, पीपल, बरगद, पीला कनेर फूल जैसे पौधे में बनने वाले उजला दूधिया तथा गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इससे क्या कहते हैं बताइए? इसे बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो किस धातु की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? देखिए आयनन ऊर्जा जो है पीरियोडिक टेबल को जब आप देखिएगा तो आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ वर्ग 1 के सभी सदस्य का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, लिथियम, सोडियम, तो आपको पता होगा। तो इस अनुसार जो है सबसे ऊपर में जो होगा उसका ही आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हों तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। तो उनके प्रतिरोध जो हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, ये तो सही है। एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई तथा मोटाई समान हो उनके प्रतिरोध समान होंगे, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषण में भोजन का पाचन होता है? तो किस प्रकार के पोषण में जो है भोजन का पाचन होता है? तो मृतोपजीवी में पाचन नहीं होता है, सही है। परजीवी में भी पाचन नहीं होता है। प्राणी सम जो हम लोग मानव लोग जो है यानी मनुष्य जो है उनमें पोषण में भोजन की पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणी सम।
नेक्स्ट है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। उस उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उस उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत भारत में 2010 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो मेढक का हृदय 2 कक्षीय, यही गलत हो गया, फर्स्ट ही गलत है। तो मेढक का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है, सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ का हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है, अपवाद में है। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, ये भी सही है। और एक मैं बता देता हूँ, तिलचट्टा जो होता है उसमें जो हृदय 13 कक्षीय होता है, तिलचट्टा में 13 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो कौन जो है वो ऑक्सीकारक है? ऑक्सीजन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वर्ष 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट है लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसमें जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का प्रभाव एक दूसरे से विपरीत होता है, ये सही है। तो 2 सत्य है और 1 असत्य है। नेक्स्ट K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो फॉर्मूला है उस अनुसार आपको पूर्ण निकाल सकते हैं। बाकी इसका मैं सिर्फ आपको आंसर में बता दूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है किसी वस्तु को एक दर्पण के निकट लाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु को पुनः दर्पण से दूर ले जाने पर वस्तु का आकार बढ़ता है। यह दर्पण अवश्य ही कौन सा दर्पण होगा बताइए? यह दर्पण अवश्य ही अवतल होगा। अभी मैंने आप बताया था आपको कि उत्तल दर्पण में जो होगा सिर्फ छोटा बनेगा, समतल दर्पण में समान यानी बराबर बनेगा, और अवतल दर्पण में समान भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न रोगों पर विचार कीजिए। मेरेस्मस क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो मेरेस्मस और क्वासिओरकरिया दोनों जो है प्रोटीन की कमी से होता है। हेलोजन के सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजन के सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय तंत्र में पाए जाने वाले ऐसा प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं फाउंडेशन प्रजाति। नेक्स्ट है किसी विलयन के 125 ग्राम में किसी पदार्थ का 25 ग्राम घुला हुआ इस विलयन की सांद्रता होगी। इस विलयन की सांद्रता देखिए सीधा बात है 25 बटा 125 गुना 100% निकालना ही है, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो सही है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे बात किया गया आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में, आवर्त की बात की गई है, तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर एक परमाणु का आकार बढ़ता नहीं घटता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ये सही है। बाएं से दाएं जाने पर धातु विघटन घटता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो सही है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। नव अन्वेषित विश्व की सबसे महंगी धातु का नाम क्या है? तो नव अन्वेषित यानी नया खोजा हुआ, नया इन्वेंशन किया हुआ, तो ये हो जाएगा कैलिफोर्नियम 252। ये जो है सबसे महंगी धातु है। भारत के व्हीलर द्वीप स्थित मिसाइल परीक्षण का नया नाम क्या है? तो मिसाइल परीक्षण का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है टेलीस्कोप का आविष्कार वर्ष 1608 में किसने किया था? तो गैलीलियो गैली के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार वर्ष 1608 में किया गया था। खीरे में कितनी मात्रा में पानी होता है? तो खीरे में जो है लगभग 96%। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि वही होना चाहिए, 96%। तो सही है, 96% जो है खीरे में पानी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, सही है। गाजर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सही है। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन ई द्वारा बनता है, यही गलत है। तो विटामिन के द्वारा जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र की
पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना संभव नहीं है, इतना छोटा है स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको मेरे मेरे द्वारा जो हैंडी टेन नोट्स दिया जाएगा पेड ग्रुप में, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और यह इसकी खोज जो है 28 फरवरी 1928 को ही हुआ था, और इसके लिए जो है सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे मुझे, फिर आप मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। आपको जो डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको QR भेजूंगा, फिर आप मुझे 11 रुपये, सिर्फ 11 रुपये उसका चार्ज है, 11 रुपये पेड कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।